हमें इंडिपेंडेंस तो मिल जाती है, बट एक मेजर टास्क रह गया था, वो था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। जी हाँ, हमारे जो भी लीडर्स थे वो शुरू से ही डिमांड कर रहे थे कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करो जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिमांड नहीं मानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। लेकिन 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में भेजा जाता है, जिसके अंदर 3 मेंबर आते हैं ब्रिटिश के कैबिनेट से। वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रपोजल लेकर आते हैं कि ठीक है, नाउ वी आर एक्सेप्टिंग योर डिमांड, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली प्रिपेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आप बेसिकली यही जानोगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारी जो कंडीशन थी उस समय क्या थी, क्या चल रहा था इंडिया के अंदर, किस सरकमस्टांसिस में, किस कंडीशन में कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनती है इंडिया के अंदर, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन कैसे होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में आप जानोगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि 3 चीज़ों को लेके, 3 टॉपिक्स को लेके बहुत मेजर डिबेट होती है, बहुत बड़ी डिबेट होती है, जो कि बहुत सारा टाइम ले लेती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने का। तीनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा, क्या व्यूज़ देते हैं डिफरेंट डिफरेंट पीपल, लॉयर्स क्या अपने व्यूज़ देते हैं, और क्या लास्ट में सोल्यूशन निकलता है उन टॉपिक्स का। सो हर बार की तरह आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो से। चलो शुरू करते हैं। नाउ हर बार मैं बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि आप जो पिछला चैप्टर है और भी जो चैप्टर्स हैं बाकी के, उनसे इस चैप्टर को कनेक्ट कर सको। ओके, सो बैकग्राउंड देख लो, हो क्या रहा है यहाँ पर। वी गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर अ ह्यूज स्ट्रगल विद पार्टीशन। आपको पता होगा हमें इंडिपेंडेंस मिली थी और पार्टीशन भी हुआ था। अब जब पार्टीशन हुआ था तो आपको पता है कि कितने सारे जो प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस की थी, कितने कम्युनल रॉयट्स हुए थे। ओके, एक दूसरे को मारा जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर क्या था, 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जो क्या करता है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली प्रिपेयर करता है, जो कि बाद में चल के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करती है। ओके, तो ये पूरा हमारा बैकग्राउंड है, किस तरह से चीज़ें चल रही थी उस समय। ओके, नाउ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार उनको देख लो। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक बाय आर सीए। ओके, सीए यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट असेंबली है। ओके, जहाँ भी मैं यूज़ करूँगा सीए मीन्स कंस्टिट्यूएंट असेंबली। सो यहाँ पर हम ये देखेंगे कैसे कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया, कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, उसकी कंपोजिशन, कितने मेंबर्स थे, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि नेहरू ने दिया था, नेहरू जी ने दिया था। डिबेट्स के बारे में देखेंगे ऑन 3 मेन टॉपिक्स एंड देयर फाइनल सोल्यूशन, क्या फाइनल सोल्यूशन निकला इन सभी डिबेट्स का। ओके, तो वो जो 3 टॉपिक्स हैं मैं बताना चाहता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं, डिटेल में हम आगे देखेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर बात होती है, क्या हमें डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट देनी चाहिए या नहीं। कई सारे लोग बोल रहे थे नहीं, इससे हमारी यूनिटी ब्रेक होगी। लेकिन कई सारे लोग बोल रहे थे नहीं, महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट साइन किया था जिसके अंदर हमें देने चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, उन्होंने बहुत कुछ सहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स अपने व्यू देते हैं और एट लास्ट चल के क्या सोल्यूशन निकलता है मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जो चीज़ जिसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं वो डिबेट करते हैं वो है सेंटर वर्सेस स्टेट, किसको ज़्यादा पावर दें, सेंटर को या फिर बैलेंस बना के रखना चाहिए लाइक यूएसए फेडरलिज्म। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ओके, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा लैंग्वेज ऑफ द नेशन, कैसे इसके ऊपर डिबेट होती है कि किस लैंग्वेज को कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। ओके, बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि हिंदी इज आर नेशनल लैंग्वेज। ओके, सब क्लियर कर दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लो कि जब हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होता है उस समय और उससे उसका जो आसपास का समय है वो क्या होता है, इट मीन्स क्या चल रहा होता है इंडिया के अंदर उस समय। सो उस टाइम को बोला गया है एक ट्यूमल्टियस टाइम। ओके, ट्यूमल्टियस टाइम का मतलब है कि एक ऐसा टाइम जो कि अच्छा नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टडी द बैकग्राउंड और इवेंट्स इन विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न। किस बैकग्राउंड में, किस कंडीशन में क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ। ओके, तो इस टाइम को ट्यूमल्टियस टाइम बोला गया है।
आप समझ सकते हो, एक एक काइंड ऑफ डिफिकल्ट टाइम बोला गया है, बहुत डिफिकल्ट टाइम था। कैसे मैं ये क्यों कह रहा हूं मैं ये डिफिकल्ट टाइम है, बताता हूं आपको। देखो, वन बिगेस्ट इंसिडेंट जो कि हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने से पहले 1942 के अंदर, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको मैंने बताया था। ओके, इन लास्ट 1940s देयर वर लार्ज प्रोटेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स। 1940s के अंदर कई सारे मेजर प्रोटेस्ट हो रहे थे वर्कर्स के, पीजेंट्स के। और एक और इंपॉर्टेंट इवेंट, रॉयल इंडियन नेवी प्रोटेस्ट। ये एक म्यूटिनी थी, जैसे कि रेवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। इतनी बड़ी म्यूटिनी नहीं थी, रेवोल्ट नहीं था, बट जो बॉम्बे के अंदर जो भी रॉयल्स थे, मींस नेवी थी, इंडियन नेवी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उसके बाद और क्या प्रॉब्लम थी, एक मेजॉरिटी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे कॉल कर दिया। इट मींस अब से हमारी डिमांड है कि हमें लड़के क्या करना होगा, अपनी अपनी एक सेपरेट कंट्री बनानी होगी, पाकिस्तान। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो बहुत ज़्यादा कम्युनल रिवॉल्ट्स हो रहे थे, एक दूसरे को मारा जा रहा था रिलीजन के ऊपर। ओके, एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आपको पता होगा, इफ़ यू हैव पॉलिटिकल साइंस, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में सेकंड बुक में पढ़ा होगा कि जो 1/3 जो इंडिया था उस समय, उस पे रूल करते थे प्रिंसली रूलर्स। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन प्लान लेकर आए थे, जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहा जाता है, उन्होंने ये बोला, उन्होंने चॉइस दे दी प्रिंसली रूलर्स को कि उनके पास ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। आप खुद ही सोचो, एक प्लेस के आप एक बहुत बड़े किंगडम के रूलर हो, तो आप क्यों किसी कंट्री में मिलना चाहोगे जो कि डेमोक्रेसी की बात कर रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप करेगी। इट मीन्स वहां से आपको राजा की जो पोजीशन है उसे हटा दिया जाएगा। तो प्रॉब्लम ये थी कि कैसे मर्ज किया जाए इन प्लेसेस को, प्रिंसली स्टेट्स को, इंडिया के अंदर। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये सभी प्रॉब्लम्स थी जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई इंडिया के अंदर अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो फाइट्स हो रही थी, एक दूसरे को मारा जा रहा था प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कि प्रिंसली स्टेट्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। तो ये सभी प्रॉब्लम्स थी। उस कंडीशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। ओके, आपको क्लैरिटी आगे होगी, आई होप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या, इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। कैबिनेट मिशन प्लान काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक प्लान था। इट मींस जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन, वहां से क्या किया, इन्होंने 3 लोगों को भेजा, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये सारे क्या थे, 3 मेंबर थे ब्रिटिश के कैबिनेट में। वहां से उनको इंडिया में भेजा एक प्रपोजल लेके। उस प्रपोजल में ये था कि ठीक है, एक असेंबली हम बनाएंगे जिसमें इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे, और एक असेंबली बनाएंगे जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, मींस इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ओके, अब जो इलेक्शन थे, मतलब अब ये जो असेंबली है, इसमें जो भी मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा, जो भी मेंबर्स आएंगे उसके लिए इलेक्शन होंगे। ओके, अब द इलेक्शन टू द मेंबर्स वर हेल्ड इनडायरेक्टली। दे वर चूजन बाय इलेक्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मेंबर्स। नाउ ये जो स्टेटमेंट है मैं आपको इसको समझाता हूं कि जो इलेक्शन थे इन मेंबर्स के लिए वो डायरेक्टली नहीं हुए थे, इनडायरेक्टली हुए थे। इट मींस 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, जो भी स्टेट से उनके इलेक्शन हुए थे। तो उन इलेक्शन में जो भी लोग जीते थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, अब वही आपस में क्या करेंगे, चूज कर लेंगे कि ये मेंबर सही है और उसको अपने स्टेट की तरफ से भेज देंगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इट मींस यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्टली पीपल ने उनको नहीं चुना है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। सो जो इलेक्शन हुए थे इनडायरेक्टली हुए थे, इसीलिए इसको कभी कभार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। ओके, और साथ ही साथ ये बात भी जान लो कि जब ये प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, जिन्होंने क्या किया, मेंबर्स को इलेक्ट किया ऑफ द सीए। ओके, इस इलेक्शन में खाली 10% लोगों को अधिकार दिया गया वोट के लिए। ओके, अब टोटल जो मेंबर्स थे वो 300 मेंबर्स थे इस असेंबली के अंदर, और जो उनमें से 82% मेंबर थे वो कांग्रेस के थे। ओके, इसके बेसिस पे भी क्रिटिसाइज किया जाता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली को। आपकी बुक में ये सब है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज कि सारे मेंबर्स तो कांग्रेस के थे, डोमिनेशन था कांग्रेस का। बट ये कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है ये सब कहना, क्योंकि देखो
कांग्रेस के अंदर जो थे डिफरेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे। आप क्यों कह रहे हो, किस बेसिस पे कह रहे हो कांग्रेस का डोमिनेंस था? कांग्रेस का डोमिनेंस था, इट मींस एक ही आइडियोलॉजी होगी ना। देखो, पार्टी का मतलब क्या होता है? आइडियोलॉजी। अगर कांग्रेस की डोमिनेंस है तो इसका मतलब एक ही आइडियोलॉजी के पीपल हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कांग्रेस के अंदर ही कई सारी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सपोर्ट करते थे सपोर्टर्स ऑफ लैंडलॉर्डिज्म, कुछ सोशलिज्म, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। कम्युनलिज्म, कुछ लोग बोलते थे हमें सेकुलर बनना है, कुछ बोलते थे नहीं ये पार्टिकुलर रिलीजन है उसको सपोर्ट करना है। तो कांग्रेस के अंदर ही डिफरेंट चीजों को सपोर्ट करने वाले लोग थे। ओके, तो ये कहना गलत होगा कि डोमिनेंस था, कांग्रेस का डोमिनेंस था, बट उसी के अंदर कई सारी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। ओके, थे जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसके अंदर 300 मेंबर्स थे, उनमें से 6 का जो कंट्रीब्यूशन है 6 मेंबर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत बड़े लीडर्स थे। उन्होंने ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ओके, वो लीडर्स मैं आपको बताता हूं, उनका कंट्रीब्यूशन भी बताता हूं। सो पहले थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था। नेहरू ने यह भी बताया कि जो हमारा फ्लैग होगा वो रेक्टेंगुलर होगा और हॉरिजॉन्टल होगा, जिसके अंदर फर्स्ट ऊपर सैफरन कलर होगा और नीचे डार्क ग्रीन कलर होगा और बीच में नेवी ब्लू कलर का एक व्हील होगा जिसके अंदर 24 स्पॉक्स होंगे और बीच में क्या होगा? व्हाइट कलर होगा। ओके, तो ये जो फ्लैग का कॉन्सेप्ट था ये इन्होंने ही दिया था। ओके, सो हमारा जो फ्लैग था वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। ओके, जो आप आज फ्लैग देखते हो वही वाला फ्लैग। तो फ्लैग को प्रिपेयर किया नेहरू जी ने। ओके, वैसे जो फ्लैग था वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था, लेकिन जो इसका ड्राफ्ट था वो नेहरू जी ने ही दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रेसिडेंट बने थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, और बाद में यही प्रेसिडेंट बन जाते हैं इंडिया के, फर्स्ट प्रेसिडेंट। इन्होंने क्या किया? अब ये प्रेसिडेंट है, इन्होंने जितनी भी चीज़ें थी, डिबेट्स हो रही थी असेंबली के अंदर, उनको हैंडल किया। इन्होंने ये रखा कि भाई हर किसी को चांस देना चाहिए, अपना व्यू रख सके वो। ओके, भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में हर कोई जानता है, इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, ये जो असेंबली बनी थी, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, देखो जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसका जो काम था उसको डिवीजन कर दिया गया, उसका डिवाइड कर दिया गया। अब फॉर एग्जांपल कोई इस चीज को देखेगा, कोई इस चीज को देखेगा, तो जो ड्राफ्ट था, जो खाका तैयार करना था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हेड थे भीमराव अंबेडकर। सो भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन एंड द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। एक कमेटी बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके हेड थे भीमराव अंबेडकर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट लीडर है वो है सर। सो जो 4 इंपॉर्टेंट लीडर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया था? कई सारी जो रिपोर्ट्स थी उनको प्रिपेयर किया था। इनका मेजॉरिटी जो रोल मैं कहूँगा, मेजर रोल कहूँगा, वो था प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन में। ओके, इन्होंने क्या किया? जितने भी प्रिंसली रूलर्स थे उनके पास गए, उन्हें बोला कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लो और हमारा जो इंडिया है उसके साथ मिल लो। उसके बाद जो 5th लीडर है वो है के मुंशी, ये थे फ्रॉम गुजरात। ओके, और 6th जो लीडर है वो है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर फ्रॉम मद्रास। ओके, ये दोनों क्या थे? लॉयर थे। उसके बाद जो 6 जो ये मेंबर्स मैंने आपको बताया, उनके साथ साथ 2 सिविल सर्वेंट्स थे जिनका रोल भी उन्हीं की तरह इंपॉर्टेंट है। उनमें से पहले हैं BN राव, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। इट मींस ये क्या करेंगे? इनसे एडवाइस ली जाएगी, एडवाइस करेंगे। और दूसरे हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली SN मुखर्जी। ओके, मैं आपको ये बता दूं, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ओके, उनमें से एक है SN मुखर्जी। सो आपको पता चला कि इतने सारे ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। ओके, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और साथ ही साथ 6 मेंबर्स के साथ साथ 2 सिविल सर्वेंट्स भी थे, BN राव एंड SN मुखर्जी। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो पहली मीटिंग होती है वो होती है 9 दिसंबर को। इट मींस टोटल 11 सेशन होते हैं, जिनमें से पहला सेशन 9 दिसंबर को 1946 को होता है। दूसरा सेशन होता है 2 दिन बाद 11 को, और तीसरा सेशन होता है 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 नाउ। इनके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती हैं इसमें। जो टेम्पररी प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट किया जाता है, इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट को। 13 दिसंबर 1946 को क्या करते हैं? जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाउ। अब मैं बात करने जा रहा हूं विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये टॉपिक है आपकी बुक का। होता क्या है? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? पूरी असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देते हैं।
नाउ बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है ये क्या है। देखो ये काइंड ऑफ स्पीच होती है, नेहरू देते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। वो इसमें ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अब बनेगा, जिसको हम बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इट मीन्स हम क्या करने जाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ों को, किस किस चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, वो लोगों को राइट देगा, लिबर्टी देगा। तो उन्होंने एक बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम बना रहे हैं, क्या क्या हम उसमें इंक्लूड करेंगे, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। ओके, बाद में दैट्स वाई यही जो है हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन गिवन बाय नेहरू, यही बाद में प्रियम्बल बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो थोड़ा सा जान लो इन्होंने क्या कहा था बेसिकली अपनी स्पीच में। इट वॉज अ मोमेंटस रिजोल्यूशन दैट आउटलाइन द डिफाइनिंग आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक आइडिया क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, of independent India, and provided the framework within which the work of the constitution making was to proceed। और इन्होंने ये बताया कि किसके बेसिस पे क्या हमारा फ्रेमवर्क होगा जिसके बेसिस पे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने बोला इट डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक। नाउ अगर मैं बात करूं इन सभी वर्ड्स की तो इस पे एक घंटे का लेक्चर हो जाएगा, बट यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इंडिपेंडेंट का मतलब है यहाँ पर कि हमारी कंट्री अब इंडिपेंडेंट है। ओके, दूसरा सॉवरन, सॉवरन का मतलब है कि कोई और अब हमारे ऊपर रूल नहीं करेगा, किसी के रूल्स एंड रेगुलेशन हम नहीं मानेंगे, अपना बनाएंगे। ओके, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। रिपब्लिक का मतलब ये है कि अब हमारा जो हेड होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो कोई मोनार्क नहीं होगा, कोई किंग नहीं होगा, प्रेसिडेंट होगा। ओके, अब इन्होंने ये भी बोला साथ ही साथ कि हम क्या करेंगे, अपने सिटीजन को थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस देंगे, इक्वालिटी देंगे, फ्रीडम देंगे, एंड अश्योर दैट एडुक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइड फॉर द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड क्लास एंड अदर बैकवर्ड क्लास। इन्होंने ये बोला कि हम क्या करेंगे, जो वीमेंस हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ओबीसीज हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जितने भी ये बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको माना जाता है, इनको हम राइट देंगे कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी। एक टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है, वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी। इसका मतलब ये है कि आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है, क्योंकि हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन को डिफरेंट कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे हमने उठाया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है। तो इन्होंने ये बोला कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें लगेंगी हम उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मिक्स करेंगे। वो ये बोलना चाहते हैं यहाँ पर कि हम खाली कॉपी नहीं करेंगे, किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिया, सपोज यूएसए, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमने उसको कॉपी कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया को हेल्प करेगा फ्यूचर में या नहीं करेगा। तो हर चीज़ों को माइंड में रख के, हर पर्सपेक्टिव को माइंड में रख के चीज़ें ली जाएंगी। ओके, तो वो कहते हैं वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी, हम अच्छे से चेक करेंगे। इस बेसिस पे भी क्रिटिसाइज किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि हमने क्या किया, दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जितनी भी चीज़ें थी उनको जस्ट कॉपी कर दिया। ओके, हमने कॉपी नहीं किया है, हमने जज किया है हर चीज को अच्छे बेसिस पे। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी टू फ्यूज द लिबरल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी विद द सोशलिस्ट आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस एंड रीअडैप्ट एंड रीवर्क ऑल दिस आइडियाज विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमारा ये भी होगा, हमारा लिबरल आइडिया क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप करनी है जो कि क्या करेगी, सोशलिस्ट होगी। इट मीन्स हम क्या करेंगे, जो पुअर सेक्शन है उनको भी राइट देंगे, इकोनॉमिक जस्टिस होगा, हर तरह का जस्टिस होगा। आपको पता होगा तीन तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, जिससे क्या होगा, तो दोनों सेक्शन है, पुअर एज वेल एज रिच, उन सभी को राइट्स मिलेंगे, वो भी अपने आप को प्रेजेंट करके अपने लिवलीहुड को अर्न कर सकते हैं। नाउ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। देखो क्रिटिसिज्म आपकी बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं है, ओके, वो खाली एक पॉइंट है आपकी बुक में, वो है विल ऑफ द पीपल, जिसके अंदर एक क्रिटिसिज्म एक्सप्लेन किया हुआ है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कि बहुत बड़ा है। वैसे कई सारे चीज़ों को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली को, ओके, तो उनमें से मैं आपको बता देता हूं। दो देयर आर मैनी क्रिटिसिज्म ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, बट वन ऑफ द बिगेस्ट इज दैट सीए इज मेड बाय ब्रिटिश। जी हाँ, ये बोला जाता है कि जो देखो सोमनाथ लहरी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लेम किया, जो कि मेंबर थे इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, इन्होंने ये बोला कि जो एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली है ना, ये इंडिया के लिए क्या ढंग से काम कर पाएगी, क्योंकि इसको तो ब्रिटिशर्स ने बनाया है। ओके,
लेकिन नेहरू जी ये बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू ये बोलते हैं, ये समझाते हैं पूरी असेंबली को कि कोई बात नहीं, ये असेंबली ब्रिटिशर्स ने बनाई है, बट हम क्या करेंगे, अपने जो लोग हैं उनके विल के अनुसार इसमें काम करेंगे, उनके अनुसार देखेंगे कि उनको क्या चाहिए, क्या अच्छा रहेगा, पूरी चीज़ों को जज किया जाएगा और उसके बेसिस पे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ओके, तो ये क्रिटिसाइज किया जाता है और भी काफ़ी पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जाता है हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली को। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि 3 मेन चीज़ों को लेके डिबेट क्या होती है, क्या उनका सोल्यूशन निकलता है। ओके ओके, आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।